हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। परीक्षा निकट है, आपकी तैयारी बढ़िया से चल रही है कि नहीं। तो आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे, आपको अच्छे मार्क्स मिले एग्ज़ाम में। इसीलिए आपके लिए आज हम एक पोएम लेकर के आए हैं और इसमें हम इसकी समरी देखेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे, जिससे कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हमसे छूट ना जाए। ठीक है, चलिए। तो आज की इस पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, इस डस्ट ऑफ स्नो का क्या मीनिंग है। डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग है, डस्ट मीन्स होता है कण, ठीक है, और स्नो मीन्स बर्फ, तो बर्फ के कण। ठीक है, इसका मीनिंग है बर्फ के कण। अब समझो इसमें होता क्या है। पहले थोड़ी सी थीम समझ लो इसकी, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अगर थीम समझ लेंगे थोड़ी सी तो ये पोएम जो है अच्छी समझ में आएगी। इसमें होता ये है कि जो कवि है, ठीक है, ये कवि जो है वो एक दिन अपनी किसी निजी टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, वो चिंतित होता है, और आधे से ज़्यादा दिन जो है लगभग उसका इसी टेंशन में निकल जाता है। तो फिर वह क्या करता है, वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि ये है हमारा कवि, ठीक है। तो ये एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। अब ये पेड़ किसका है, ये पेड़ है, ये पेड़ जो है ना, ये हेमलॉक का पेड़ है, और इस पर बैठा है एक क्रो, ठीक है, एक कौवा इस पर बैठा हुआ है। ठीक, तो क्या होता है इसमें, अब समझिए ये क्या कहता है। अब ये जो कवि है ये सैड मूड में है, ठीक है, इसके मन में कई सारी चिंताएं चल रही हैं, और ये वहाँ पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। तभी क्या होता है, जो कौवा है वह डाल पर से बैठता है या मान लो उड़ता है, तो कौवे की हलचल की वजह से, ठीक है, कौवे के एक्शन की वजह से इस पर जो छोटे 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 जो बर्फ़ के जो कण जमे हुए हैं, ठीक है, वो कुछ कण इस कवि के ऊपर जो है वो गिर जाते हैं। तो फिर क्या होता है, तो बर्फ़ के कणों के गिरने के कारण कवि का जो ध्यान है वो भंग होता है। जो सुबह से वो टेंशन में दिमाग घूम रहा है, उसके जो मन में चिंताएं चल रही हैं, उनसे जो मन है वह बाहर आ जाता है। और फिर क्या होता है, फिर ये क्या है, प्रकृति की जो चीज़ें हैं, जो नेचर की चीज़ें हैं, जैसे हेमलॉक ट्री है, जैसे बर्फ़ के कण हैं, स्नो है स्नो जो होती है, बर्फ़ होती है, सफ़ेद रंग की होती है, उसको देखो तो मन में एक अच्छी शांति मिलती है, एक अच्छा सुकून मिलता है। तो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको कभी देखता है, जो प्रकृति है उससे अटैच हो जाता है, और अपने जो मन में चिंताएं चल रही थी, जो उसका जो मूड था वह सुबह से सैड था, उससे बाहर आ जाता है। किसकी वजह से आ जाता है, नेचर की वजह से। जो नेचुरल थिंग्स हैं उनकी वजह से जो कवि है वो है अपने टेंशन वाले मूड से बाहर आ जाता है। तो अब कवि ने बताया है, ठीक, अब समझिए इस पोएम को। कवि ने क्या कहा, कवि ने कहा कि द वे, ठीक है, द वे, कौन सा वे, यानी जो कौवा है, कौवे ने एक काम किया है, ठीक है, तो कौवे का वह तरीका, कौवे का वह काम, ठीक है, कौन सा वाला काम, तो बताता है कि एक क्रो सुक डाउन ऑन मी, ठीक है, एक क्रो सुक डाउन ऑन मी। तो एक क्रो ने, एक कौवे ने सुक डाउन, गिरा दिए, ऑन मी, मेरे ऊपर, ठीक है, एक कौवे ने मेरे ऊपर गिरा दिए। क्या गिरा दिए, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट यानी कण, ठीक है, और स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ के कण, ठीक है। इसको फिर से समझिए लाइन को। कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि एक क्रो, ठीक है, ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन ऑन मी, ठीक है, एक कौवे ने
गिरा दिए। क्या गिरा दिए? मेरे ऊपर। ठीक है, क्या गिरा दिए? जो बर्फ़ के टुकड़े हैं, जो बर्फ़ के कण हैं वो, जो बर्फ़ के कण हैं वो गिरा दिए। ठीक है, कहाँ से गिरा दिए? गिरा दिए फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से। यानी जिस पेड़ के नीचे मैं खड़ा हुआ था या जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हुआ था, उस पेड़ से कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ़ के कण गिरा दिए। ठीक है, तो अब ये कौवे का काम रहा। ठीक है, कौवे ने जो एक्शन किया, इस एक्शन की वजह से, इस एक्शन की वजह से लिखा है द वे, इसकी वजह से, यानी कौवे के इस कार्य ने क्या किया? हैज़ गिवन माई हर्ट, हैज़ गिवन माई हर्ट, यानी मेरे हर्ट को दिया है, मेरे हृदय को दिया है। जो कौवे ने जो काम किया है कौवे ने जो एक्शन किया है, इस एक्शन ने, कौवे के इस तरीके ने मेरे हृदय को दिया है। क्या दिया है? ए चेंज ऑफ मूड, ए चेंज ऑफ मूड, यानी जो मेरा मूड था, सुबह से जो मैं टेंशन में था, उस मूड में क्या किया? उसको चेंज कर दिया, यानी सैड मूड से निकाल करके एक हैप्पी मूड दे दिया। मेरा जो मन था, जो सुबह से सैड था, उसको खुश कर दिया। ठीक है, और क्या कहता है कि जब मेरा मूड अच्छा हो गया, सुबह से तो मैं अपना समय बर्बाद किए जा रहा था, टेंशन में सोचे जा रहा था, हैं, लेकिन कौवे के इस कारनामे की वजह से जो मेरा मूड है वो चेंज हो गया, और इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से एंड सेव्ड सम पार्ट, और कौवे के इस तरीके ने, ठीक है लिखा है एंड सेव्ड सम पार्ट, और कौवे के इस तरीके ने, ये लिखा है द वे। ठीक है, तो इस वे ने, इस वे से, इस वे के द्वारा, ठीक है, एंड सेव्ड सम पार्ट, बचा लिया। क्या बचा लिया? कौवे के इस तरीके ने बचा लिया। क्या बचा लिया? ऑफ ए डे, है, एक दिन का जो बचा हुआ हिस्सा था वह बचा लिया। कौन से दिन का? आई हैड रीव्ड, जिसको मैं बर्बाद कर चुका था, यानी जो सुबह से मैं पूरा दिन बर्बाद कर चुका था, उसका जो बचा हुआ हिस्सा था, उसका जो बचा हुआ सम पार्ट था, वह पार्ट कौवे के इस वे ने बचा लिया। ठीक है, तो ये आपकी पोएम कहती है। आई होप आपको समझ जरूर आई होगी। ठीक है, एक बार और इसको देख लेंगे पूरी पोएम को। ठीक, पहले इसको यहाँ से, इसको अंडरलाइन कर ले। ठीक है, ये जो द वे है ना, द वे, द वे जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये वाला, यहाँ यहाँ से सब्जेक्ट है, हेड से। तो वह बताता है कि एक क्रो सुक डाउन ऑन मी, एक कौवे ने गिरा दिए। सुक डाउन का मतलब होता है गिराना। तो एक क्रो, एक कौवे ने सुक डाउन, गिरा दिए, ऑन मी, मेरे ऊपर। ठीक है, तो एक क्रो सुक डाउन ऑन मी, एक कौवे ने गिरा दिए मेरे ऊपर। ठीक है, क्या गिरा दिए? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। ठीक है, एक कौवे ने मेरे ऊपर गिरा दिए बर्फ के कण। कहाँ से गिरा दिए? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से। कोई एक वहाँ हेमलॉक का वृक्ष होगा, धतूरे जैसा एक पेड़ होता है, जैसे धतूरा होता है जहरीला पेड़, ठीक उसी प्रकार से एक जहरीला पेड़ होता है, इसका नाम होता है हेमलॉक ट्री। तो कहता है कि हेमलॉक ट्री पर जो बर्फ़ छाई हुई थी, बर्फ़ के जो कण छाए हुए थे, उनको गिरा दिया मेरे ऊपर। ठीक है, और क्या कहता है? तो कौवे ने जो ये काम किया है, तो कौवे के इस तरीके ने, ठीक है, इस तरीके ने हैज़ गिवन माई हर्ट, मेरे हर्ट को दिया, मेरे हर्ट को दिया है। क्या दिया है? ए चेंज ऑफ मूड, यानी एक अलग मूड दे दिया है, सैड मूड से निकाल करके एक अच्छा मूड, हैप्पी मूड दे दिया है। और इसने क्या किया है? कौवे के इस तरीके ने और क्या किया है? एंड सेव्ड सम पार्ट, और बचा लिया है सम पार्ट। ठीक है, और बचा लिया है सम पार्ट, किसका? ऑफ ए डे, दिन का। आई हैड रीव्ड, जिसे मैं बर्बाद कर चुका था। ठीक है, तो जो दिन में सुबह से बर्बाद कर चुका था, उसका जो बचा हुआ हिस्सा था, वो कौवे के इस वे के कारण बच गया। ठीक है, तो ये थी पोएम हमारी।
अब हम देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि पैसेज फॉर्म में आएंगे। जैसे एक आपको छोटा सा पैसेज दिया रहेगा, उससे संबंधित आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। कैसे होंगे देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये हमारा पैसेज है, ठीक है, ये हमारा पैसेज है। पैसेज हमारा क्या कहता है? पैसेज कहता है कि द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ठीक है। द वे यानी वह तरीका कि एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर गिरा दिए द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ये कह रहा है हमारा पैसेज। अब इससे संबंधित क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि हु वाज सिटिंग, ठीक है, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, हैं, ट्री पर कौन बैठा हुआ था? क्रो बैठा हुआ था, पैरोट बैठा हुआ था, स्पैरो या फिर पीजन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, ठीक है, जो क्रो बैठा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वाज द पोइट स्टैंडिंग, वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, जो पोइट था वो कहाँ खड़ा हुआ था? अंडर ए नीम ट्री, एक नीम ट्री के नीचे, अंडर ए पीपल ट्री, पीपल ट्री के नीचे, या फिर अंडर ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के नीचे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ये है हेमलॉक ट्री के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो है वह क्या है? पार्टिकल्स ऑफ क्ले, या फिर पार्टिकल्स ऑफ प्लांट्स, या पार्टिकल्स ऑफ सैंड्स, या पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो पार्टिकल में टुकड़े, ठीक है, तो ये बर्फ़ के टुकड़े हैं। जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या है? बर्फ़ के टुकड़े, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है नेम द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स। जो ये ऊपर आपको जो लाइनें दी गई हैं, ठीक है, ये लाइनें किसने लिखी हैं? उस कवि का नाम बताइए। तो ये जो लाइनें हैं, ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हैं, या शैले ने लिखी हैं, या W.V. ईट्स ने लिखी हैं। तो ये जो लाइन्स हैं ये अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई हैं। इसलिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। और देख लेते हैं जो नेक्स्ट पैसेज है हमारा वो ये वाला है, सेकंड पैसेज है, ठीक है। इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। हैज़ गिवन माई हर्ट, उसने मेरे हर्ट को दिया है। क्या दिया है? ए चेंज ऑफ मूड। क्या दिया है? ए चेंज ऑफ मूड। एंड सेव्ड सम पार्ट, और बचा लिया है सम पार्ट, किस चीज़ का? ऑफ ए डे, एक दिन का। दैट आई हैड रूड, इसमें दैट जो है वो हाइड कर दिया है, रिलेटिव प्रोनाउन है इसलिए। जिस दिन को मैं बर्बाद कर चुका था उस दिन का जो बचा हुआ हिस्सा था उसको बचा लिया है, ठीक है। अब इसके पैसेज देख लेते हैं। इसके पैसेज में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन से, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि नेम ऑफ द पोएम इज। ये जो लाइंस ली गई हैं ये किस पोएम से ली गई हैं, उस पोएम का हमें नाम ढूंढना है। इसमें फायर एंड आइस से ली गई हैं, एनिमल्स से ली गई हैं, अमांडा से ली गई हैं, या फिर डस्ट ऑफ स्नो से ली गई हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डस्ट ऑफ स्नो, यही हमारी पोएम का नाम है, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो कहता है व्हाट हैज़ गिवन ए चेंज ऑफ मूड एंड टू whom, है। तो जो चेंज मूड दिया, जो चेंज मूड हुआ वो किसने दिया, किसकी वजह से हुआ और किसको दिया, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। द क्रो एंड मूड ऑफ द पोइट, जो क्रो है उसने एक चेंज मूड दिया, किसे दिया? कवि को दिया, या फिर हेमलॉक ट्री ने दिया, बी ऑप्शन कहता है, या फिर द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ने दिया, या फिर ये कहता है। ये सभी एक एक आंसर दे रहे हैं
लेकिन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, वो ये बताता है कि जो चेंज ऑफ मूड दिया ये क्रो ने दिया, और किसको दिया, ये कवि को दिया, पोइट को दिया। ठीक है, तो ये थे इसके आंसर। आई होप आपको ये आंसर समझ आए होंगे। ठीक, तो अगर आपको ये आंसर समझ आए हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर पक्के। दूसरी चीज़, एक और ज़रूरी बात जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, ये जो 8 लाइन की पोएम है, ठीक है, इस पोएम को ज़रूर याद कर लें। और 8 लाइन दी हैं, 8 लाइन पूरी याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 4 लाइन लिखने के लिए आती हैं, लेकिन आपको करनी 8 लाइन याद हैं। इसलिए कि बाई चांस मान के चलो आपने 4 लाइनें ही याद की और वही 4 लाइन पेपर में आ गई, तो फिर आप उन 4 लाइन को लिख नहीं सकते, आपको दूसरी 4 लाइन लिखनी पड़ेंगी। तो इसलिए आप 8 लाइनें याद कर लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन निकल ना जाए। ठीक है, तो 3 नंबर तो आपके वहाँ से पक्के हो जाएंगे। जो आप लाइन लिखेंगे, 4 लाइन लिखेंगे पोएम के, 3 नंबर तो आपके वहाँ से पक्के हो जाएंगे और इसकी 8 लाइन याद कर लेंगे। और अगर 2 नंबर या 3 नंबर पैसेज के आते हैं तो वो भी सही हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर के 5 या 6 नंबर का आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपके जो नंबर हैं वो श्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए।